स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। यह दरोगा का पेपर 2015 का भाग 2 है। भाग 1 तथा 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है। कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 होगा। यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है। फल बच्चे को काट कर, बच्चे को थोड़ा ही ना काटेंगे, बच्चे को काट कर गलत, बच्चे को फल काट कर खिलाओ सही, काट कर फल बच्चे को खिलाओ गलत। करेक्ट आंसर था थर्ड। नेक्स्ट, बैल और बकरी घास चरती हैं, गलत हो जाएगा, चरती नहीं होगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं आगे। 53, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी सेम हैं। रामचरितमानस नहीं दोस्तों, रामचरितमानस ये एक शब्द है, ये एक साथ लिखा जाता है, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर। कृपा आज का अवकाश दें, कृपा 2 बार आ गया, नहीं आएगा, गलत। इसमें देखिए कृपा 2 बार आ गया, गलत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक जाति हैं, क्या सही है? देखिए, भारत में अनेक जाति हैं, गलत। भारत में अनेकों खुद ही बहुवचन है। अनेक अपने आप में खुद ही बहुवचन है, इसको अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है, अनेकों काट दीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 56 होगा हमारा। आपको मुहावरे दिए गए, इनका अर्थ बताना है। पो 12 होना तो लाभ ही लाभ होना। आगे बढ़ते हैं। शैतान की आंत होना, क्वेश्चन नंबर 57, शैतान की आंत होना, ऑप्शन ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति होना। कहीं कहीं इसका आंसर बहुत लंबी वस्तु होना भी बताया गया है, इसमें सटीकता नहीं आ पाई है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति होना या फिर बहुत लंबी वस्तु होना। मेरे संज्ञान में अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आधा तीतर आधा बटेर होना, क्या होगा आंसर। बेमेल तथा बेढंगा होना। 59, अंगूठा दिखाना, किसी को साफ इनकार कर देना। आगे बढ़ते हैं। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना का करेक्ट आंसर होगा हैरान हो जाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अर्थ बताना है लोकोक्ति का। छछुंदर के सर में चमेली का तेल, तो गंजे व्यक्ति की तो कोई बात नहीं हुई, अनपढ़ व्यक्ति की कोई बात नहीं हुई, दान देने की कोई बात नहीं हुई। अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, जो योग्य ना हो उसे पद मिल जाना। नेक्स्ट, हंसुए के बिहा यानी कि शादी में खुरपे का गीत, तो शादी तो काट दीजिए, तो होगा नहीं, जश्न भी काट दीजिए। असंगत बातें करना 62, इसका सिंपल सा होता है दोस्तों, जो चीज़ें लोकोक्तियाँ मुहावरे में लिखी गई हैं वो नीचे ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए, उसको आप काट दीजिएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए दी गई होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नीम हकीम खतरे जान, तो क्या होगा, पहले तो नीम काट दीजिए, नीम काट दीजिए, खतरे जान काट दीजिए। अल्प ज्ञान भयंकर, मिला आपको आंसर जो मैंने ट्रिक बताई। जो क्वेश्चन दिया गया है वो शब्द जहाँ ऑप्शन में दिखे उसे काट दीजिए, तो करेक्ट आंसर 4 बचता है। जिस मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ आपको पता ना हो, आप इस ट्रिक को वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता,
तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। क्या हो सकता है? बहुत गरीब होना, व्यर्थ प्रदर्शन करना, एक साथ दो लाभ होना। लाभ की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ना ही गरीब की, बुरी आदत का शिकार नहीं। व्यर्थ ही प्रदर्शन करना, जेब में पैसा ना हो लेकिन प्रदर्शन अत्यधिक करना। नेक्स्ट, तू डाल डाल मैं पात पात। क्या हो सकता है? दोनों चालाक। करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको इनका क्रम लगाना है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। हमारे एग्ज़ाम में दरोगा के या समूह गाय का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सिर्फ हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, तो हमें इन सब बातों को लेकर परेशान नहीं होना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 70, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा 9। याद रखने का तरीका, क्या कोई कभी स्थायी रह सकता है हमेशा के लिए? नहीं, नहीं मतलब 9 यानी कि 9। ट्रिक अच्छी लगी होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। शांत रस का स्थायी भाव, शांत, निर्वेद। आगे बढ़ते हैं। विषम स्थायी भाव किस रस में होता है? विषम का अर्थ होता है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि इस टाइप का साइन होता है, वाह, इस टाइप का, अद्भुत। आगे बढ़ते हैं। 72 का आंसर हमारा हो गया। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33। 9 मैंने बताया अभी स्थायी भाव। 16 क्या है? चौपाई, चौपाई छंद में मात्रा होती है। रिपीट कर रहा हूँ, संचारी, स्थायी, चौपाई। याद रखिएगा या फिर नोट करते जाइएगा। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य यानी कि सौंदर्यता, यानी कि श्रृंगार। श्रृंगार की वर्तनी पूछी जाती है और यहाँ पर ऐसे डंडा लगा देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा। तो ये नहीं आता है श्रृंगार में, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। हर चीज़ का आप ध्यान रखिए और बढ़ते जाइए आगे। किलक किलक में नह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। एक माँ अपने बच्चे से कह रही है उसके दांतों की प्रशंसा करते हुए, यानी कि क्या है? वात्सल्य रस। नेक्स्ट, रमा विद्यालय से घर आती है। क्या हो रहा है? अलगाव, अपादान, अलग हो रहा है, सेपरेशन का भाव आ रहा है फ्रेंड्स। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा होता है सोठा। यह मात्राओं के आधार पर होता है 11-11 या फिर 13-13। आप इनको प्लस करके देखिए। 11 + 13 क्या होता है फ्रेंड्स? 24। तो दोहे और सोठे, दोहे और सोठे में दोनों में 24 मात्राएं होती हैं। छंद की बात करें तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद होते हैं 3 प्रकार के। जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 78 होगा हमारा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है दोस्तों, अभी बताया मैंने 16। देखिए नेक्स्ट, छंद कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया फ्रेंड्स 3 प्रकार के। आगे चलते हैं। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर। मूक का मतलब जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगा, अत्यधिक वाचाल। पंगु जो पैर नहीं चला सकता था या पंग था वो गिरिवर पहाड़ पर चढ़ गया। क्या है फ्रेंड्स? क्या बताया गया है? ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 80 सोठा दोहा आ गए हैं। ये भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर सोठा होगा। इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन अब नहीं आएंगे आपके। बाकी अगर आपको याद रखना हो तो इसका आंसर होगा सोठा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 बरिस एक कुत्ता जीवे, 13 बरिस एक सियार जीवे। ये सब छंद हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा आल्हा छंद। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलेंगे। सुन सिए सत असीस हमारी, पूज्य मन का कामना तुम्हारी। ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर चौपाई होगा। क्वेश्चन क्या आएगा? चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? 16। क्वेश्चन ये आएगा फ्रेंड्स। दोहे और सोटे में कितनी मात्रा होती हैं? 24। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कांस्टेबल वगैरह में।
सब इंस्पेक्टर में भी आपको ये अब नहीं आएंगे, ये पुराना पैटर्न था फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूँगा। इसमें बात की गई है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर क्या होगा, दोहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे हैं दोस्तों अलंकार। क्वेश्चन पेपर में यहाँ से आता है। दिवसावसान का समय मेघ आसमान में उतर रही संध्या सुंदर परी सी। बात क्या की गई है, संध्या यानी कि शाम की उपमा किससे की गई है, परी से, उपमा अलंकार। नेक्स्ट, तरिन तनुजा तट तमाल, त त त त। आप बताइए क्या आंसर होगा, इजी है, अनुप्रास, शब्दों की रिपीटेशन हो रहा है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, अन्योक्ति, किसी अन्य की ही बात की जा रही है फ्रेंड्स, अन्योक्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। पट पीत मनहू, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मनहू या फिर जनहू, जहाँ भी आ जाए आंसर लगाइएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार सिंपल सा है, आगे बढ़िए। राम शो राम, सिया सो सिया, जहाँ पर शो आ जाए अनन्वय। नेक्स्ट फ्रेंड, बिन पग चले बिन सुने काना, बिना पैरों के चले बिना कानों के सुने, बिना कोई कर्म किए, पता नहीं क्या क्या। जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो, विभावना अलंकार। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आएगा कि जहाँ बिना कार्य के, बिना कारण के कार्य हो, कौन सा अलंकार होता है, तो आंसर होगा विभावना। अधोलिखित में कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली डैश, अंडरलाइन कीजिए, नहीं। अगर मैं आपको बताऊं ये भारत है, यहाँ पर होगा पश्चिम, यहाँ पर होगा उत्तर। आपसे पूछा गया पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, बुंदेली पश्चिम में बोली जाती है, कन्नौजी ब्रज सभी पश्चिम में बोली जाती है। बघेली कहाँ बोली जाती है दोस्तों, पूर्वी हिस्से में। बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हमारा होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, पाली फिर प्राकृत फिर अपभ्रंश फिर हिंदी, ऐसी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन O3 कहाँ मिलती है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी। सभी क्वेश्चन कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, जो हम ये लिपि पढ़ रहे हैं, हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, देवनागरी लिपि। सभी लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मानक भाषा नहीं है, अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है, अवधी मानक भाषा नहीं है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंधी, सिंधु से। और अगर बात करें सिंधु कौन सा शब्द है, संस्कृत का शब्द। और तत्सम शब्द कैसे होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव शब्द कैसे होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है क्वेश्चन नंबर 96 ब्राह्मी लिपि। मैंने भी आपसे बताया सभी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसता हमारा में, हिंदी का अर्थ क्या है, हिंदी का अर्थ है भारतवासी, यानी कि भारत में रहने वाले जन लोग। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो हम कैसी लिपि पढ़ रहे हैं, अक्षरतात्मक। सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक यानी कि या फिर भावात्मक थी, अक्षरात्मक नहीं थी सिंधु घाटी की लिपि। और हमारी लिपि है अक्षरात्मक यानी कि देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, अर्थ भी है, रचना भी है और उद्गम भी है फ्रेंड्स। बात करें रचना के आधार पर 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है।
अर्थ के आधार पर 4 हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, एक और है, एक और कौन सा है, एक अर्थ के आधार पर थे दोस्तों 4 प्रकार के, 4, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। हाँ जी, करेक्ट हो गया। रचना मैंने बताया 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उद्गम, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी तथा संकर शब्द। इन सभी प्रकार को याद रखिएगा, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत मैं बता चुका हूँ संस्कृत भाषा से, तद्भव का हिंदी भाषा से। तो ये थे हमारे हिंदी के 100 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर फ्रेंड्स। उत्तराखंड। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सभी को पता है 53,483 वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की अगर लंबाई की बात करें तो 320, चौड़ाई 320, लंबाई 358। आगे, उत्तराखंड राज्य में कितने ज़िले हैं जो अन्य राज्य या देशों से नहीं मिलते? आपसे इनडायरेक्ट पूछा गया है, आंतरिक ज़िले कितने हैं जिनकी सीमा किसी और से नहीं लगती? 4। कौन कौन से? बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी। आगे बढ़ते हैं। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? मैंने अभी भाग 1 में बताया था, सुदर्शन शाह जी ने 1815 में। ऐसा 1815 में क्या हुआ था? संगोली की संधि किसके बीच में? गार्डनर तथा बम शाह के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से मिला? कालसी से मिला है 257 ईसा पूर्व। आई रिपीट, ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अभी जो हमने आज लेक्चर अपलोड किया है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन में, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इससे हम क्या समझ सकते हैं, जो लेक्चर आ रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, उनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है फ्रेंड्स। सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो भी चल रहा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप बताइए, जो जिसने भी आज का लेक्चर कल का लेक्चर देखा होगा, अर्थात 18 सितंबर का लेक्चर देखा है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र नगर, पौड़ी। 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड की मिट्टी किस तत्व की कमी है? तो दोस्तों मैंने बताया था जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? शिवालिक नगर में, शिवालिक की पहाड़ियों में। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर अब क्या होगा? चूना और फॉस्फोरस दोनों, यानी कि ऑप्शन 4 ए और बी बोथ आर करेक्ट। उत्तराखंड की मिट्टी में चूना तथा फॉस्फोरस की कमी है। आगे बढ़ते हैं। बात की थी जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? शिवालिक की श्रेणियों में। शिवालिक को क्या कहा जाता है? मैनाक। मैनाक यानी कि शिव भगवान की भौरे, यानी कि आईब्रो। ठीक है फ्रेंड्स। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इजी है फ्रेंड्स, सभी को इसका आंसर पता है, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नैनीताल प्लस पौड़ी। नंदा देवी कहाँ स्थित है? चमोली। राजा जी कहाँ स्थित है? देहरादून प्लस हरिद्वार प्लस देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59, 159। सुमेलित करना है फ्रेंड फिर से। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? केदारनाथ, केदारनाथ चमोली। ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़। सोना नदी पौड़ी, बिनसर महादेव वन्यजीव अल्मोड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
160, क्वेश्चन नंबर 160, किस स्थान से भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है? तो गंगा का भागीरथी का संगम अलकनंदा से कहाँ होता है? देवप्रयाग में। उसी के बाद इनके संगम के बाद इन दोनों को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी को बताएं तो सास कहा जाता है, अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा को बहू कहा जाता है। गंगा की बात करते हैं। गंगा का लंबाई है उत्तराखंड में 96 किलोमीटर। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 2525। याद रखने का तरीका है 25-25। आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है प्लस भिलंगना पर। टिहरी बांध की ऊंचाई बात करें 260.5, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो भाई बहन का ताल मासर ताल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है मंदाकिनी, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 63 आंसर होगा मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी बताया देवप्रयाग में होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा तथा पिंडर का संगम होता है। नंदप्रयाग में अलकनंदा का नंदाकिनी से संगम होता है। विष्णुप्रयाग में विष्णु गंगा या धौली गंगा से संगम होता है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील 9 कुचियातील 9 कोणे हैं। सबसे बड़ी अगर बात करें गढ़वाल की तो सहस्त्रताल। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो भी सहस्त्रताल। कुमाऊं का सबसे बड़ा भीमताल। 3 क्वेश्चन बताए हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज लाल कुआं नैनीताल। बात करें कागज किस वृक्ष से बनते हैं? तो ये बनते हैं कोणधारी वृक्षों से। कोणधारी वृक्ष सबसे इम्पोर्टेंट है। चीड़ का वृक्ष। कितनी ऊंचाई होती है? 900 से 1800 मीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं बोल रहा हूँ आपसे, सभी याद रखिएगा। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल, डील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। याद रखने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो याद रखिएगा। बात की गई है इंडियन मेडिसिन म यानी कि मोहान अल्मोड़ा म। हिंदुस्तान मशीन, मशीनों की रानी कौन हो सकती है? रानी बाग नैनीताल। दोस्तों अगर ये रानी खेत हो जाता तो आंसर आएगा अल्मोड़ा। हमेशा याद रखना बाग कहाँ पर हैं? नैनीताल में। खेत कहाँ पर हैं? अल्मोड़ा में। आई रिपीट, बाग नैनीताल, खेत अल्मोड़ा। बात कर रहे थे इंडियन मेडिसिन तो मैं मोहान अल्मोड़ा। हिंदुस्तान मशीन सबसे ज़्यादा रानी जी पे हैं, रानी बाग नैनीताल। डील रायपुर देहरादून। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है? कोटद्वार पौड़ी। पौड़ी पर बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे सोच लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत कहाँ पर है? पौड़ी में। होप करते हैं आपको ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा 66। अब आएगा 67। असत्य कथन छांटना है आपको। असत्य कथन क्या बताया गया है? उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। आप सोच के बताइए, हमारे यहाँ खनिज अत्यधिक मात्रा में है? नहीं फ्रेंड्स, हमें असत्य छांटना था, यही हमारा आंसर होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इस टाइप के सभी से तो नहीं आते, लेकिन करने की ट्रिक होती है दोस्तों। करने की ट्रिक सीख लीजिए अगर आपको अच्छी लगे। हमें पता है कि उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न नहीं है, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, करेक्ट आंसर यही है। बाकी पॉइंट देख लीजिए। मैग्नेटाइट के उत्पादन में राज्य की द्वितीय स्थान है, सही है। रॉक फॉस्फेट उत्पादन में राज्य का तृतीय स्थान है, सही है। टिहरी में फॉस्फेट के पर्याप्त भंडार हैं, सही है। बाकी के 3 चाहे हमें पता भी नहीं थे तब भी हम इसका आंसर करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य नहीं है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 168। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बात हो चुकी है, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा 168 का टिहरी जल विद्युत परियोजना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। ये कहाँ के हैं? टिहरी के। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी लोग का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। इनकी लिपि कैसी थी?
भाव चित्रात्मक पढ़ी नहीं जा चुकी है, ये किसी से नहीं पढ़ी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे के क्वेश्चन भाग 3 में कंटिन्यू रहेंगे। मिलते हैं भाग 3 में।